होता क्या है वेब3? वेब3 मोर देन अ टेक्निकल टर्म एक फिलॉसफी है। ट्रस्टलेसनेस, डिसेंट्रलाइजेशन, ओनरशिप की मतलब भाई सब कुछ मेरा हो, जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो मेरा हो, मैं उसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल रही हूँ जो मेरे कंट्रोल में हो। हमारे जो सारे रेगुलेटरी प्रॉब्लम है ना, जो हमारी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा डर लगता है वो ना इस शब्द से लगता है, क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि इसके अंदर हमने ना करेंसी What kind of regulation should be there around this virtual digital assets? अगर मेरे पास 2 इथेरियम भी मिल गए तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है. So why is this kind of taboo is there still around this crypto? वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की तरह हो. अब वो आ गया भी, आपके पेनी स्टॉक्स तो रहने हैं, स्टॉक मार्केट तो सैचुरेट हो गई, आपको एफडी से 6-7% रिटर्न मिल रही है. तो एक ये रैग्स टू रिचेस वाली कहानी जो है ना, ये क्रिप्टो के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट है. Hello everyone. So today we have a very special guest with us. If you have been dealing into the crypto, or I'll say it so that all the Indian audience is covered. If during the COVID time you saw a very good pump in the crypto industry, and if you might have got scammed around that, and if you are working around anything related to Web3, blockchain, SaaS startups, AI, fintech, then today a lot of buzzwords will be addressed, and you will be getting a lot of insight as to why India is in dire need of the regulations. And for that we have the perfect guest, lawyer. She's a lawyer, she's a consultant, she's an advisor to a lot of startups. She has worked with the Polygon blockchain, and she is none other than Subha Chugh. She has been helping a lot of Web3 startups to set up in across the world jurisdiction. She has worked very closely with the crypto exchanges, the Web3 startups in the Dubai, UAE, Singapore, the Cayman Islands, and right now even in India, she has been giving consultancy to a lot of them. So let's welcome that, and let's break some buzzwords and understand what exactly is Web3, crypto, blockchain and all. Hello and welcome everyone to another episode of Vakil Vani. So just like before we explained to you in the intro कि आज हम discuss करने के वाले हैं. So let's begin the episode. Welcome Subha to the podcast of Vakil Vani. So आजकल ये buzzword चल रहे हैं, Web3, Web2, like Web2 is different from Web3, Web3 काफ़ी decentralized है. होता क्या है Web3? पहले तो मतलब मुझे भी जानना है, सबको, सब लोग भी जाने, और कैसे डिफरेंट है Web2 से, प्लीज़. दुनिया के सबसे बोरिंग नोमेनक्लेचर से ये वेब के स्टेजेस रहती है, वेब 1, वेब 2, वेब 3. फॉर लेमन, लाइक अगर मैं एक बहुत ही सिंपल नॉन टेक्निकल वे में बताऊँ तो जब इंटरनेट शुरू हुआ, दैट वाज वेब 1. जब आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते थे तो यूज़र्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन एज सच नहीं हो सकती थी. अगर आपको कुछ देखना है, आप स्पेसिफिक वेबसाइट पे जा रहे हो, देयर इज़ नो फेसबुक, नो सोशल मीडिया, नो नथिंग. आप कोई भी चीज़ कर रहे हो वो एक वेब पेज है जो आप बना रहे हो, आप पब्लिश कर रहे हो. दैट वाज वेब 1. लाइक विकिपीडिया, लाइक अगर हम लोग साथ साथ एग्जांपल भी देते चले तो लाइक फोरम्स आई वुड से, जो फर्स्ट टाइम एकदम आपके वैसे वाले फोरम्स ही होते थे, फैंडम. मे बी विकिपीडिया, पर विकिपीडिया इज लाइक नाउ तो इट हैज, हाँ, and I would say Wikipedia is one of the biggest examples of users interacting with each other and free information being available. बट वेब 1 होगा जो आप भाई इंटरनेट के ऊपर आप और कुछ नहीं कर सकते. आप या तो वेबसाइट पब्लिश कर सकते हो या एक वेबसाइट विजिट कर सकते हो. ओके, उसके ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते. तो ये अर्लीस्ट आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. वेब 2 इज़ जब आपके छोटे छोटे जायंट्स दे स्टार्टेड इमर्जिंग. तो फेसबुक, माई स्पेस, गूगल, दे मेड वेब इनटू अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक यूज़र किसी दूसरे यूज़र के साथ फ्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है. बट ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे, जैसे वेब 1 में इट वाज आप अपनी वेबसाइट डाल रहे हो, मैं उस वेबसाइट पे आ रही हूँ. वेब 2 इज़ नाउ एंटायरली कंट्रोल्ड बाय 2-3 मेन एंटिटीज़. 2 मेन एंटिटीज़, गूगल एंड फेसबुक. एवरीथिंग इज़ गूगल एंड फेसबुक. सो आप चाहे प्लेटफॉर्म बदल लो, कुछ भी बदल लो, इट्स ऑल गूगल फेसबुक. दैट्स वेब 2. A few years ago, this philosophy came into picture कि भाई सब कुछ गूगल फेसबुक क्यों हो, डेटा मेरा, काम मैं कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन मेरी, उसमें मेरा हक होना चाहिए.
मैं एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी के ही प्रोडक्ट्स के साथ क्यों डील कर रही हूँ. तो एक नई, आई वुड से Web3 मोर देन अ टेक्निकल टर्म एक फिलोसफी है, एक ट्रस्टलेसनेस, डिसेंट्रलाइजेशन, ओनरशिप, की मतलब भाई सब कुछ मेरा हो, जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो मेरा हो, मैं उसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल रही हूँ जो मेरे कंट्रोल में हो, जिससे कोई थर्ड पार्टी मेरा डेटा बेच के बेनिफिट नहीं कर रही है. अगर डेटा बेचना चाहते हो तो उसकी बेनिफिशियरी भी मैं हूँ. तो आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. अभी आप न्यूज़पेपर में ऐड आती है, ठीक है, आपका एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में ऐड आती है. बिकॉज ये जो Web2 Web3 टर्म्स है ना, ये सिर्फ इंटरनेट रिलेटेड नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ में भी आती है. सो आई वुड से जैसे एक न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कॉलम आ गया, ठीक है, ब्रांड है, ब्रांड न्यूज़पेपर को पैसे दे रहा है ऐड लगाने के, आप ऐड कंज्यूम कर रहे हो. करेक्ट. एंड टारगेट कस्टमर भी आप हो, उस कंपनी के भी, न्यूज़पेपर के भी. तो आप दोनों तरफ से यू आर जस्ट गेटिंग एक्सप्लॉइटेड. आपको तो दोनों तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है. Web3 की फिलॉसफी है कि अगर आप ऐड देख रहे हो तो आपको उस ऐड देखने के पैसे मिलने चाहिए. ओके, इंटरेस्टिंग. सो आई डोंट नो, एक्चुअली ये शायद बहुत लोगों को पता होगा, ब्रेव ब्राउजर, इफ यू हर्ड ऑफ इट. Yes, I have used it. Quite good. Yeah. I mean, And I suggest everyone to start using Brave browser if you want to skip the YouTube video, YouTube ads as well. it It helps. skips ads on all platforms, even your torrent platforms and all that, not just YouTube. So Brave का simple philosophy is, I'm not sure if that feature is available in India अभी, but they have their own reward mechanism, and उनका लगा आप एक wallet अपना link कर सकते हो उनके साथ. So if you allow Brave to show you ads, अब वो आपको per ad एक reward accumulate करता है. Correct. They're bat coins. I have collected a lot of them. It was there a while. I don't know if it is still there or not. I haven't. वो Indian markets के साथ थोड़ा सा shaky रहता I mean, है. coming to the Indian regulators and all. But there's also एक saying चलती है ये पूरी market के अंदर कि Web2 के अंदर we are the product, whereas in Web3 we are truly the owner. Yep. So is the narrative true or how is it different? मतलब क्यों है ये ऐसा narrative जो चलता है? See, as I mentioned, Web2 सिर्फ इंटरनेट पे नहीं, इवन नॉर्मल फिलोसफी में, जैसे you look at banks, right? आप अपना चाहे करोड़ों रुपए एक बैंक अकाउंट में डाल दो, जो आपने अर्न करा है, एक एक पैसे का आप हिसाब दे सकते हो. If that bank collapses, you lost all your money. You have no ownership there. So Web2 in general is a philosophy कि भाई कहीं ना कहीं, चाहे to become a part of society या however things have been set up, आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं कंट्रोल कर सकते. You are just being used. चाहे आपका डेटा बिका जा रहा है, चाहे आप कहीं पे अपने पैसे स्टोर कर रहे हो, you're paying them to store your money, whatever it is, you are a product, आपसे कमाई की जा रही है. Web3 is the philosophy कि सब कुछ आपके हाथ में है, आपका assets है तो वो आपके कंट्रोल में है. If you own it, it is with you. तो जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दिया, न्यूज़पेपर ऐड आप पढ़े हो, आप दोनों तरफ से प्रोडक्ट, और न्यूज़पेपर वाला भी कमा रहा है क्योंकि आप उसके रीडर हो, जिसकी ऐड आप देख रहे हो, आप उसका प्रोडक्ट खरीदोगे तब भी आप you're a source of income for both of them. But Web3 में है भाई, आप ऐड देख रहे हो, चलो you are doing something, पैसे आपको मिलने चाहिए. तो that So basically जो कंपनी ऐड रन कर रही है वो rather than giving it to newspaper, वो हमें रिवॉर्ड दे, वो दोनों kind को of, दे, मतलब। sort of, वो दोनों को दे, या एक तरह से कि आई एम नॉट सेइंग कि ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही नॉवल है, बिकॉज अगर आप एक तरह से कंपैरिजन ड्रॉ करो तो दैट गिव अवेज, द मार्केटिंग एक्विजिशन जो होता है, वे इट इज सिमिलर. बट यहाँ पे इट्स इन अ मोर ट्रू फॉर्म कि भाई ठीक है, तुम अगर आपका डेटा फेसबुक बेच रहा है, आपको क्या पता कि वो 2 रुपए का बिक रहा है कि 2 करोड़ रुपए का बिक हमें तो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा. एग्जैक्टली, यू हैव नो से इन इट. यहाँ पे बट इफ़ यू फील कि भाई मेरी एक आइडेंटिटी है, द लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप अपनी डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी रिलेटेड दे ट्राइंग टू सॉल्व फॉर इट. अगर आप अपनी आइडेंटिटी कहीं किसी को देना चाहते हो या कहीं से यूटिलाइज कराना चाहते हो, तो यू हैव सब्सटैंशियल कंट्रोल कि भी मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए. सो टू एन एक्सटेंट, स्पेशली इन फिलोसफी, इट इज़ वेरी ट्रू. कितना वो प्रैक्टिस में किया जाता है वो तो अभी इट इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. लोग तो वेब 5 तक पहुंच गए हैं अब. वेब ओके, वो उसके लिए मे बी सम अदर डे विल रिकॉर्ड दैट पॉडकास्ट. बट गोइंग अहेड, लाइक ओके, वेब 3 आया समझ में, बट देयर इज अनदर बज़वर्ड जो हमें समझना बिफोर वी गेट एक्चुअली इनटू द रियल कॉन्वर्सेशन कि ब्लॉकचेन. सो यू जस्ट मेंशन कि ब्लॉकचेन जो है एक ट्रस्टलेस डिसेंट्रलाइज्ड एक कॉन्सेप्ट है. तो फॉर अवर नॉन टेक्निकल ऑडियंस,
तो हम लोग समझना चाहेंगे आपसे कि व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लॉकचेन, हाउ व्हाई डू वी से कि वो ट्रस्टलेस डिसेंट्रलाइज्ड हम ही ओनर हैं, काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट है. फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव, अगर मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट है, आपने उसमें पैसे डिपॉजिट करे, अगर कल को कुछ किसी को पीछे से उसमें कुछ छेड़खानी करनी है, चाहे हैक करना है, चाहे जेन्युइन व्हाटएवर छेड़खानी करनी है, आपने कहा कि भाई मैंने तो 10,000 डिपॉजिट करे थे बैंक का ही नहीं, हमने तो सिर्फ 100 रुपये रिसीव करे हैं, तो वो एक आपके पास है और एक बैंक का सिस्टम है, सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स है जिनके बीच ये हो सकता है. तो देयर इज अ एम्बिग्विटी कि हाँ भाई इट्स यू से दे से, और आप ही का एक सिस्टम है जिसको फोरेंसिकली एनालिसिस करना पड़ेगा क्या डिपॉजिट हुआ क्या नहीं हुआ. ब्लॉकचेन इज लाइक अ पब्लिक लेजर. इस सिस्टम का कॉपी हर किसी के पास है और ये सिस्टम जो है वो हर कोई देख सकता है. तो अब सिर्फ बैंक और मेरे बीच की बात नहीं हुई, सिमर भी अपने इंडिविजुअल कंप्यूटर के ऊपर एक लेजर चेक कर सकता है कि हाँ भाई नहीं इसने डिपॉजिट तो 1,000 रुपये ही करें, वो वहाँ तक पहुँचे नहीं पहुँचे, बीच में हैक हो गए, इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन. बट यू हैव अ पब्लिक ब्लॉकचेन, पब्लिक लेजर, जहाँ पे हर चीज़ विजिबल है. तो अगर जैसे आपको एक ट्रांजैक्शन भी करनी होती है, उसको पीछे से 100 लोग वैलिडेट करते हैं, सिर्फ वो एक सिस्टम के थ्रू नहीं चली जाती, तो उसको फ्रॉड करना, उसमें कोई भी मैल चीज़ इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा, मतलब कहने को तो आइडिया वॉज कि इट्स इम्पॉसिबल, इसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती, बट एज वी हैव सीन देयर आर क्रिएटिव वेज अराउंड इट. वो चोर पुलिस वाली चीज़ तो होती है कि भाई आप जितना मर्जी सिस्टम बना लो अपना होम बर्गलरी वाला, वो चोर तो निकल इज इट एक्चुअली चेंजिंग, ब्रिंगिंग एन इम्पैक्ट, और लाइक इंडिया यूज कर रहा है ब्लॉकचेन क्या? एक्चुअली इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्लॉकचेन फ्रेंडली कंट्रीज इन द वर्ल्ड. बहुत लोगों को लगता है कि क्रिप्टो ये सब भाई गवर्नमेंट एंटी है, वो ठीक है, वी आई थिंक हम लोग आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन ओनली वी आर वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली कंट्रीज. आई थिंक जितने स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, ऑल ऑफ देम समवेयर और द अदर ब्लॉकचेन के साथ कुछ कर रहे हैं. नेशनल पेमेंट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने हाइपरलेजर के साथ एक इंडिजिनस ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क भी निकाला है. वो कितना यूज़ होता है वो अलग चीज़ है, बट दे हैव क्रिएटेड फ्रेमवर्क जो आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के लिए. आई थिंक राजस्थान गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड्स चेन पे आए जा रहे हैं. इफ somebody's heard, दिल्ली में कुछ FIRs, Polygon is facilitating filing of FIRs on the chain of custody ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रैक हो सकती हैं. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत यूज़ होता है. अपार्ट फ्रॉम ऑल द क्रिप्टो एंड फाइनेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इन अ वे ये आपको एक अच्छा पैकिंग ट्रैकिंग सिस्टम दे रहा है. बट आई वुड से इट्स स्टिल एन एडॉप्शन स्टेज, अभी भी ये इवॉल्व हो रहा है सिस्टम. मैंने किसी का ऐसा ही कोई टॉक था दैट आई अटेंडेड एंड द फाउंडर सेड ट्रू ब्लॉकचेन विल बी जब आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हो वो ब्लॉकचेन पे बिल्ड है या किसी और चीज़ पे बिल्ड है. सो आई वुड से एक आदमी के लिए उसको समझ लो गेट इंग्रेव्ड इतना इजीली कि भाई मतलब आपको पता है आप जो ऐप यूज़ कर रहे हो वो भी C++ पे कोडेड है या पाइथन पे है, इस पे है, उस पे है, यू हैव नो आइडिया ना. आपका भाई मेरा ऐप चल रहा है, तो आपका ऐप चलेगा. इफ़ यू लुक एट डिजी यात्रा, वो आपका डेटा डिसेंट्रलाइज्ड वे में स्टोर करते हैं. सो द फाउंडर इज़ वेरी क्लोज टू हाइपरलेजर. उनका जो है वो थोड़ा सा चेन बेस्ड सिस्टम इस वे से रहता है. सो इट्स लाइक क्या मिक्स एंड मैच करके बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, और अपने प्लेटफॉर्म की बैकिंग कैसे कर रहे हो, that's how you use it, that's how it works. Okay, like डिजी यात्रा वाला तो I also didn't know, because I have बल्कि heard कि यार डिजी यात्रा के अंदर तो डाटा इधर से उधर हो जाता है, but then I think you're referring to अभी recently rumors चले थे कि डिजी यात्रा के सारा डेटा IT डिपार्टमेंट के साथ शेयर हो रहा है. So they're going to check कि आप इतने फॉरेन ट्रिप्स कैसे ले रहे हो and all that. And उसके बाद the founder actually clarified, and this is what he said, he quoted that we store all our data in a decentralized manner, so it's impossible for us to share or do things with your data. It is stored in he used the term decentralized manner. It's in his post. That is good. Okay, let's break the third buzzword. That is the smart contracts. ठीक है, तो let's understand कि
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या हैं एंड लीगली इन्फोर्सिएबल हैं या नहीं है इन इंडिया एंड व्हाट एग्जैक्टली द स्टेटस ऑफ इट इज देयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स? So just because इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता. इट इज़ नॉट जो आपका ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है. इन वेरी सिंपल टर्म्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन ऑटोमेटेड प्रोसेस. जैसे आपके एल्गोरिथम्स होते हैं कि इफ़ दिस हैपन्स दिस विल हैपन. तो एक ये एक मोर एफिशिएंट वे है कि अगर एक टास्क हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक चेन ऑफ टास्क ट्रिगर कर देता है जो अपने आप होते रहते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमारे बीच में एक सेल परचेज का कुछ भी एक अग्रीमेंट है या अरेंजमेंट है. आई वुड से लेट्स कीप द लीगल टेक्निकलिटीज आउट ऑफ इट. तो हमारे बीच में एक सेल परचेज का अरेंजमेंट है. आप ऐसे 100 मग्स जब मेरे वेयर हाउस में डिपॉजिट करते हो, आई पे यू राइट. सो हमारा अरेंजमेंट है कि भाई आपके मग्स आएंगे, आई विल सी, देन आप बोलोगे हाँ जी जी डिलीवरी हो गई. आई विल से अच्छा ठीक है, आपका कितना अमाउंट है, मैं 2 दिन में आपकी इनवॉइस क्लियर कर दूंगी, आप वेट करिए. फिर मैं अपने बैंक को बोलती हूँ अच्छा नहीं भाई मेरे तो अभी फॉरेक्स रुक गया है, अभी तो ये रुक गया है, पहले ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि आपने जैसे ही हमने एक अग्री कर लिया कि भाई जब ये मेरे वेयर हाउस का दरवाज़ा क्रॉस करेगा ये मग्स का शिपमेंट, डिलीवरी डीम हो जाएगी. हमने ये अपने आपस में हमने अरेंजमेंट कर लिया. जैसे ही आपके मग्स यहाँ से मेरे दरवाजे के थ्रू गए, डिलीवरी टीम हो गई, मेरे वॉलेट से ऑटोमेटिक, आई एम यूजिंग द टर्म वॉलेट बिकॉज दिस इज डन ऑन चेन, बट चलिए आप समझ लीजिए बैंक से या जैसे भी ऑटोमेटिकली पैसे आपके अकाउंट में उतने चले गए. डन. सो यहाँ पे एक मेरा वो नहीं आ रहा कि भाई आप मुझे बता रहे हो कि जी डिलीवरी हो गई, मैं यहाँ से. इनफैक्ट लीगली स्पीकिंग इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो सेल ऑफ गुड्स CSIG या ऐसे कुछ करके देयर इज एन एक्ट ओके दैट वी कैन लुक अप. उसके अंदर एक्चुअली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिकग्नाइज्ड. एंड लॉ स्कूल में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो. आई थिंक आई स्किप्ड दैट क्लास. that was the only class जिसमें मेरी टीचर अच्छी थी and it was a very easy subject. तो कोविड टाइम में मैंने सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ा था. ओके. So that is essentially a smart contract कि आप सब कुछ ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर रहे हो. ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था. इसको आप जितने ज़्यादा इसमें इवेंट्स और बिल्ड करते जाओगे उतना ज़्यादा सिस्टम और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा. देन यू हैव योर सिमिलर ऑडिटर्स टू चेक कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा है, कोई फ्लॉ नहीं है, इसमें मालवेयर नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. देन यू हैव इनफैक्ट आई हैव हर्ड कुछ लोग जो इसी के अंदर एक लीगैलिटी भी बिल्ड कर देते हैं कि अगर जैसे अब हमारा ये था कि भी आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ लेकिन इसमें आपने 2-3 चेक्स इंट्रोड्यूस कर दिए. अगर एक चेक फेल हो गया तो उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होगा, वो भी हम उसी कॉन्ट्रैक्ट में बिल्ड कर सकते हैं. मतलब जितना आप उसको कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो, इट्स एक्चुअली रियली लाइक बचपन का एल्गोरिथम कोडिंग करके सारी चीजें डाल दी गई है एंड इट इज नॉट अ रिटन वाला. नो नॉट एट ऑल. इट्स एन एंटायरली, आपके सामने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, आपको कुछ नहीं समझ आएगा उससे. मेरे सामने कुछ नहीं आया. मतलब इट इज एन एंटायरली कोडेड थिंग. आई थिंक द बिगेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू, जैसे बचपन में जब हमने कंप्यूटर क्लासेस में एल्गोरिथम्स नहीं पढ़े थे कि इफ दिस हैपेंस देन C++. आई अंडरस्टूड. हाँ इतना नहीं मैंने डिटेल पढ़ी, बट आई रिमेम्बर 3rd 4th के अंदर ऐसे वो टेबल्स बनाते थे कि इफ दिस देन दिस देन दिस. इट इज legit just a more codified if this then this situation. Okay, interesting. ठीक है. Like but my question was also कि इंडिया के अंदर क्या it has been used या legally enforceable हो रहा है ये? See, international law has given it recognition, sale or purchase of goods के अंदर. इसके अलावा मतलब कोई ऐसी लीगल नॉन रिकॉग्निशन की बात नहीं है. ओके. जैसे आप ऑनलाइन टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करते हो, तो इफ़ यू आस्क कि भाई ये क्लिक रैप और ब्राउज रैप अग्रीमेंट्स इंडिया के अंदर रिकग्नाइज हैं या नहीं है, इट्स लाइक आस्किंग दैट कि भाई क्यों कोई ऐसा चीज़ हुई नहीं है टू गिव यू अ लैंडमार्क कि जिसने किसी जज ने कहा हो कि हाँ भाई है. बट यू ऑल्सो डोंट हैव अ क्वेश्चन कि अगर जब वो एल्गोरिथम बना हुआ है, वो प्रोसेस चल रहा है, तो उसके अंदर एक नॉट रिकॉग्निशन की कोई बात नहीं है. Understood. So it's like that. Okay. Let's go to the next buzzword and then we'll start with the regulations and all. कि crypto.
Okay, Most complicated one. most complicated and so Bitcoin, Ethereum, Polygon, XYZ. Now there are endless. So what exactly is Bitcoin and crypto in a whole umbrella? What exactly it is? ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोग पूछते हैं एंड टू दिस डेट आई यूजुअली टेक लाइक अच्छा रुको मैं कहाँ से शुरू करूँ ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड, जैसे आपसे कोई पूछे ना कि भाई कृष्ण कौन है, राम कौन है, कि वो कहाँ से शुरू करो It will be very difficult for me as a Sikh to actually explain it even, but I understood. क्या वो जेनेसिस क्या कहोगे आपने? आई वुड से कि क्रिप्टो से ज़्यादा there is something called a virtual digital asset. That's how the Indians define it. The Indian regulators. That's how everybody, मतलब that is a more inclusive term I would say. So a virtual digital asset या एक token, Okay. चाहे वो आपका NFT हो, that's another. I'm surprised that, but maybe अगर ये podcast आज से 2 साल पहले shoot हो रहा था तो NFT बस that was because that was bubble at that time, and now though it has almost burst. I would say it has evolved. हाँ. जिस वे से वो पहले था, now it has evolved, and that is how this industry is going to go. It is going to constantly evolve. So आपका एक blockchain के ऊपर या रेगुलेटरली तो ब्लॉकचेन भी नहीं, अगर आप किसी भी मीन से क्रिप्टोग्राफिक टोकन बना रहे हो, एक एसेट का वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो वो एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है, राइट? Okay. चाहे वो इसकी फोटो हो, बिकॉज आई मीन द रियल मग कांट बी you made into a virtual asset. It can be, but that's a different thing. But कोई भी एक टोकन है, चाहे वो NFT हो, चाहे वो आपका एक कॉइन हो जो आप एक्सचेंजेस से परचेज कर रहे हो, that's just a virtual representation of an asset. Okay. Crypto is specifically cryptocurrency जो हम यूज़ कर, जो हमें लगता है कि भाई जिससे एंड आई वुड से कि हमारी जो सारी रेगुलेटरी प्रॉब्लम है ना, जो हमारी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो ना इस शब्द से लगता है, बस क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि इसके अंदर हमने ना करेंसी को जोड़ा, क्योंकि अगर हम इसको क्रिप्टो करेंसी कहने की वजह से सिर्फ क्रिप्टो टोकन रख लेते ना तो आज हम रेगुलेशंस बना चुके होते. सो आई वुड से वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कि जब आप ब्लॉकचेन आपने बनाई, आपने एक लेयर बनाई, ठीक है. अब जैसे आपका ब्रेव ब्राउज़र भी, आपने ब्रेव ब्राउज़र के बाद बैटकॉइन के बारे में डिस्कस करा, राइट? तो अब यहाँ पे हमने सिस्टम तो बना दिया कि भाई यूज़र के पास ओनरशिप है, हर चीज़ का यूज़र को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बट कैसे, क्या चीज़ में आपको रिवॉर्ड दिया जाए? मैं कह रही हूँ कि मुझे मेरी चेन पे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, मतलब मेरी वो ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, 100 लोग पहले बैठ के उस चेन को, उसको ट्रांजैक्शन को येस बोले कि हाँ सही ट्रांजैक्शन है, तभी होगी, वैलिडेट करेंगे उसको. आप क्यों करोगे? आप वेले बैठे हुए हो, यू विल बी रिवॉर्डेड इन सम वे, आप तभी करोगे. अब हर किसी को पैसे बांटना इज़ नॉट अ फीजिबल ऑप्शन, तो हर किसी ने अपनी एक लेयर का एक टोकन निकाल दिया कि भाई तुम हमारे लिए ये काम करोगे तो हम तुमको इस टोकन में रिवॉर्ड देंगे. पॉलीगॉन ने बोला कि भाई मेरी चेन की करेंसी, दे नॉट सेइंग कि हम इसको नॉर्मल करेंसी को रिप्लेस करके पॉलीगॉन करना चाहते हैं. मेरी चेन की करेंसी है मैटिक, बिकॉज द बिजनेस वाज पहले कॉल्ड मैटिक. तो अब भाई मेरी चेन के ऊपर अगर तुमको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है तो तुमको मान लो छोटी सी फीस लगती है, तुम्हें 10 मैटिक देने पड़ेंगे. तुम अगर मेरे चेन के वैलिडेटर हो, तुमने दिन की 100 ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करी तो तुमको मैं 10 टोकन्स दूंगा. तो क्रिप्टो करेंसी जो ओरिजिनल क्रिप्टो का आइडिया था, दैट केम फ्रॉम देयर कि भाई हर चेन को, अब वो हर कोई जब पॉलीगॉन का कंपेटिटर बन रहा है तो वो पॉलीगॉन की करेंसी तो यूज़ नहीं करेगा, वो अपनी निकालेगा. तो इफ़ यू सी द ओजी कॉइन्स, द ओरिजिनल कॉइन्स, वो सिर्फ लेयर्स के साथ इसलिए उनको ना यूटिलिटी टोकन्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे हैव अ यूटिलिटी एंड कि उनको आप यूटिलाइज करके वो कर रहे हो. उसके बाद अब आपको यूटिलिटी टोकन्स को भाई, अब जब आप कह रहे हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फ़ीस लगती है, तो आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ा कि भाई जहाँ पे आप सेल परचेज कर सकते हो यूटिलिटी टोकन्स को. अब इस सेल परचेज, जहाँ पर आप सेल परचेज मास इंट्रोड्यूस करोगे, वहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन आ जाएगा एंड लोगों को लग जाएगा कि भाई यहाँ से तो मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, इवन अगर मुझे नहीं यूज़ करना, मैं आज 10
मैटिक खरीद के बैठ जाऊँ, कल को इनका प्राइस राइस होगा, मैं बेच दूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। जब यहाँ पे स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट मेकिंग एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर आपके और टाइप के टोकन्स, आपके डॉज और I was coming to that only कि मतलब ठीक है now this is for the I'll also मतलब I have read a lot about it क्योंकि I understand but I think now that common person also understand कि crypto tokens इस्तेमाल किसी और पर्पस से होते थे बट वो ट्रेडिंग के अंदर इतने ज्यादा आ गए हैं जिसका वो पर्पस है ही नहीं है उन टोकन्स का। तो भी yeah. हाँ वो अब बना दिया है पर्पस क्योंकि फिर कंपनी भी खुश है भैया ठीक है पैसे तो सब कमा रहे हैं। बट दीज मीम कॉइन्स जिसको बोला जाता है शीबू, डॉज, NXYZ, ट्रम्प बॉस का बस चले तो नए और आएंगे, मस्क सर्जी भी लगी रहते हैं, तो इनका तो जैसे कोई पर्पस नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा आप समझा दीजिए प्लीज हमारी ऑडियंस को। आई थिंक जिस वे से आपने अभी ये जो लास्ट यूज करा ना, कोई पर्पस नहीं है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दीज आर। कहने के लिए भाई इनका भी ओरिजिनल, भाई हम तो वकील है, हमारे लिए तो सब सही है, कोई बुरा काम नहीं करता। आई कैन नेवर से व्हाट एनीबडी इज डूइंग इज रॉन्ग। तो हर चीज सच्चे मन से ही इंट्रोड्यूस की गई थी। इसे इंट्रोड्यूस करा गया था कि भाई आप ब्लॉकचेन पे कोडर हो, यू आर पैशनेट अबाउट इट, आपके ज़रूरी थोड़ा हर टोकन की यूटिलिटी होनी चाहिए। मैंने फन के लिए निकाल दिया, मेरा नाम सुबह है, मैंने सूरज वाले टोकन निकाल दिया, मेरे को शौक था, मेरे को पसंद आ रहा था। एंड इट वाज आल्सो टू डेमोन्स्ट्रेट द ईज कि भाई आई कैन डू इट। मुझे बहुत कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए। प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं जाके फटाफट करके टोकन रिलीज कर सकती हूँ। अब इसके आगे यू हैव कॉन्सेप्ट्स कि ठीक है भाई, लोगों ने ट्रेडिंग करना शुरू कर दी क्रिप्टो के अंदर। जितने आपके जैसे आप पेनी स्टॉक्स वाली चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि भाई डिमांड सप्लाई के अंदर आप उसमें पैसा बनाना कर रहे हो। अब जब पैसा बन रहा है तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, मैं भी अगर टोकन रिलीज़ कर रही हूँ तो मैं इसकी मार्केट हाइप कर दूँ ताकि मोमेंट वो रिलीज़ हो, 100 लोग खरीद ले, 100 लोग भी खरीद ले, मैं अपना टोकन शेयर डंप करके मार्केट से 100 रुपये उठा के भाग सकती हूँ। मतलब वो फिर आपका आई फील लाइक a lot of people are going to disagree with this. In fact, I was on a panel जहाँ पे ये meme coins की बात चली थी, and this was around the time जब आपके blonde और brunette tokens और ये सब बहुत आए थे, and people were like ये क्या हो रहा है, pump.fun के ऊपर हर कोई रोज के 1000 tokens निकाल रहा है नए। I personally feel कि हाँ ठीक है यार, all in fun and games is one thing, but अगर आप एक तरह से कह रहे हो मेरी इंडस्ट्री को लीगल रिकग्निशन दो, रेगुलेशंस लाओ, ये लाओ, और दूसरी तरफ से ऐसे डंपिंग कर रहे हो, तो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ मीम कॉइन्स इन जनरल। बट a lot of people use them for marketing, for all of that, but मेरे ओपिनियन में I feel like at the end of the day वो थोड़े से डंपिंग ग्राउंड बन जाते हैं। There's a lot of scam, मतलब we will be coming on that. Let's पहले before coming to the Indian जूरिस्प्रूडेंस, रेगुलेटरी क्या चल रहा है, क्या चैलेंजेस हम लोग फेल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ऑलमोस्ट डेली अब बोल ही रहे हैं कि ये चीज़ करो। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनली कौन सी कंट्री के क्या रेगुलेशंस हैं जिसको वो पूरे इस Web3 ब्लॉकचेन क्रिप्टो स्पेस को वो लोग रेगुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग 2-3 कंट्रीज आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। सबसे पहले तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है, दुबई, UAE की वारा जो है, what exactly it is and how are they regulating? So the UAE is less of a country and more of business. Okay, that is the first thing that anybody, बहुत लोगों को ना ये, अब I wouldn't call it a misconception क्योंकि to an extent, to practical purposes it is true also कि भाई दुबई is very crypto friendly and this friendly and that friendly hub है and all that. बात गलत नहीं है, बट अगर आप उसको एक प्योर रेगुलेशंस की तरफ से समझने की कोशिश कर रहे हो, या उसका वो कहते हैं ना सच्चा ब्रूटल ट्रूथ थंबनेल के ऊपर लगा के, द ब्रूटल ट्रूथ अबाउट दुबई। सी द ब्रूटल ट्रूथ इज कि UAE कंट्री जैसे नहीं फंक्शन करता। उनके पास बहुत पैसा है ऑयल का, उनको टैक्सेशन और इन सब का इतना नीड नहीं है फ्रॉम तभी वहाँ पे पर्सनल इनकम के ऊपर टैक्सेस नहीं होते। अभी भी रॉयल्टी के हिसाब से चलता है। फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे ना अलग, मतलब दे हैव एमिरेट्स जहाँ पे रॉयल फैमिलीज रूल, ठीक है। तो अब आप जैसे आई गिव यू इंडिया का एग्जांपल, आप टैक्स पे करते हो, आप
मेन अपनी जो भी है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, उससे आपका दिल्ली जल बोर्ड चलता है, उसी से आपका रजिस्ट्रार का ऑफिस चलता है, उसी से आपका FSSAI का चलता है। हर किसी का चाहे आपको लाइसेंस लेना है, मतलब जो करना है सबको सरकारी फंडिंग आ रही है, ठीक है। यूएई के अंदर जो है ना वो, क्योंकि जब आपकी इनकम के ऊपर टैक्स तो लग नहीं रहा है, तो उनके जो ऐसे स्टेट एमिरेट लेवल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको एज सच सरकारी फंडिंग नहीं मिलती। ओके, तो दे हैव टू रिलाई ऑन लाइसेंसिंग फीस ओनली। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हर एमिरेट का अलग एक रॉयल फैमिली है जो इंचार्ज है एक तरह से उनकी, या जो भी वो करिए। तो इनका जो आपस में एमिरेट लेवल के ऊपर ना थोड़ा सा वो रहता है कि भाई मेरे पास बिजनेस ज़्यादा है, मेरे पास बिजनेस ज़्यादा है, मेरे पास बिजनेस ज़्यादा है। तो अब आप ये समझ लो कि मान लो आप यहाँ रजिस्ट्री के पास जाते हो, रजिस्ट्रार के पास जाते हो और बोलते हो मैं दिल्ली में कंपनी खोलनी है। आई मीन दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, बट लेट्स से कि आप जाते हो और बोलते हो मेरे को दिल्ली में कंपनी खोलनी है। या आप हरियाणा में जाते हो और उसको बोलते हो भाई मैं दिल्ली में कंपनी खोलने को कह रहा हूँ, तो हरियाणा वाला इज लाइक ठीक है भाई कर लो, जाओ उधर खोल लो। वहाँ पे अगर आप किसी और एमिरेट में जाके, मतलब अबू धाबी में जाके बोलो कि यार मैं तो दुबई सोच रहा हूँ, आपको बोलेंगे नहीं 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 दुबई मत जाओ, हमारे पास आओ, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट उस लाइसेंस फी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट इज़ वाई इन जनरल जो है ना वो बिजनेस फ्रेंडली ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको है कि बिजनेस आए और हमारे पास सेटअप करें। टैक्सेस नहीं, आपके ऊपर पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ की फ़ी है। आप यहाँ पे दिल्ली के, मतलब इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी खोलते हो, आपको उसका एक पर्पस देना होता है कि दिस इज़ द पर्पस, बट आप उसको स्ट्रिक्टली नहीं भी फॉलो करते तो इट्स नॉट अ बिग डील। वहाँ पे आपको बहुत ही स्पेसिफिक नीश एक्टिविटी कोड्स लेने पड़ता है। मतलब आप घर में अपना एक छोटा सा स्पा भी अगर खोलना चाहते, आप यू नो एट होम ट्यूशन खोलना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट से एक्टिविटी कोड का लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको उसके नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, आपको हर साल एक्टिविटी रिन्यू कराना पड़ेगा। और वो ट्यूशन, मान लो मैथ्स ट्यूशन का एक्टिविटी है, आपने साथ में साइंस भी चला दी तो आपको उसका अलग लेना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ यू नो इट वर्क्स। तो उनके लिए द आइडिया कि भाई हमें फॉर दुबई द आइडिया कि दे वर ऑलरेडी वेरी बिजनेस फ्रेंडली, वहाँ पे बिजनेस हब है, हाई नेट इंडिविजुअल्स वहाँ पे, there's a lot of money there as well. So for them crypto was कि भाई this is something we can really you know cash out on, right? So virtual assets regulatory authority और virtual assets regulatory act उन्होंने जो है प्रॉपर डेडिकेटेड अथॉरिटी बनाई है, जो सिर्फ और सिर्फ एमिरेट ऑफ दुबई, जिसमें DIFC का जो फ्री जोन है वो एक्सक्लूडेड है, एमिरेट ऑफ दुबई के वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करती है। What they are doing right is कि उन्होंने जो है ना वो अलग अलग रूल बुक्स निकाले हुए हैं। तो एक रूल नहीं है जो आपके एक्सचेंजेस पे भी लग रहा है, आपके ऑफ रैम्पर्स पे भी लग रहा है, आपके ट्रेडर्स पे भी लग रहा है, आपके ब्रोकर डीलर्स पे भी लग रहा है। उन्होंने हर किसी की अलग अलग गाइडलाइंस बना दी कि भाई आपको फलाना लाइसेंस चाहिए तो आपको ये करना है, ये चाहिए तो ऐसा करना है, ये करना है तो ऐसे करना है। You have different set of regulations. That's number 1. Number 2, most of the world has a yes or no thing कि भाई या तो आप regulations meet कर रहे हो आपको license मिल जाएगा, या आप नहीं meet कर रहे हो आपको नहीं मिलेगा। Because Dubai wants to be, भाई they are business friendly, right? उनको तो चाहिए कि चाहे आपका नहीं भी meet करा तो उनके वहाँ जो है ना officially नहीं, but वो unofficially जो है ना partial license भी आपको देते हैं। They are willing to customize your license कि भाई तुम ले लो but तुम ये नहीं कर सकते, या ले लो लेकिन 6 महीने में ये कर लेना तभी तुम कर सकते हो। यू नो यू हैव दोज काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस जो एक बिजनेस के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कि ठीक है भाई अभी लाइसेंस मिल गया ताकि मैं ऑपरेशंस तो शुरू कर दूं, मुझे रेवेन्यू तो अपना आना शुरू हो जाए, फिर बाद में मैं 6 महीने साल में जैसे भी है यू नो आई कैन मीट योर रिक्वायरमेंट्स एंड आई कैन डू इट। But from a practical perspective, this is an extremely expensive procedure, extremely expensive and very time consuming. कोई ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाते हो और आपके लिए रेड कारपेट बिछ जाता है और सब हो जाता है। But from a regulatory perspective, yes, they are trying कि भाई ठीक है हम समझते हैं, at least the country is trying. They are open to discussions. आप जितना मर्जी wacky business idea लेके आओ, आप उनके CEO को email करो, कॉल करो, मतलब they will get on a call with you. They will invite you to their office. The underline of this कि आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आप ये बोल के आ रहे हो कि भाई मेरे पास है तो ही आप उनके ऑफिस के अंदर एंट्री कर सकते हो। मतलब दैट इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली, बट yes, that is what
they are doing. That is what Vara is trying to do. फिर इसके कंपटीशन में बाकी एमिरेट्स ने भी आपका रैक्टाओ आ गया है, ADGM ने भी, अबू धाबी ने भी अपना रेगुलेशंस के अंदर क्रिप्टो एसेट्स का अच्छा वो कर लिया है. तो नाउ एवरी एमिरेट इज ट्राइंग. अच्छा हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं. लेट्स ठीक है, ये तो इनके चलो रीजनिंग हमें आई समझ कि दे हैड अ पर्पस कि हमें यार बिजनेस लेकर आना है. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द यूरोपियन यूनियन. उनके जो रूल्स हैं मिका जो उन्होंने निकाला, तो हाउ इज दैट वर्किंग इन अ रेगुलेटरी लैंडस्केप? उसका फेज्ड रोल आउट था. आई थिंक लास्ट फेज हैज जस्ट बिन रोल्ड आउट दिसंबर 2025 के अंदर. 24. Sorry, yes. I've lost all sense of time. That is one of the things you do in this industry, क्योंकि you never sleep. It's always good morning. तो बस आपका टाइम कैसे आगे पीछे चलता रहता है, you just forget it. So Mika is मतलब they are trying to regulate the asset market, not blockchain, not the technology, the crypto assets, the tokens जो हमने discuss करा था. They're trying to regulate that. And see they've phased it out. But एक होता है ना, अगर आप legal उससे बहुत familiar हो गए, जैसे DPDP है, एक होता है आपने लॉ पास कर दिया बट अभी भी उसकी काफ़ी गाइडलाइंस है. जैसे उनका है कि आपका एक वाइट पेपर जो अगर आप इशुएंस कर रहे हो या आपका एक प्रोजेक्ट है, उसका वाइट पेपर नीड्स टू मीट सर्टन रिक्वायरमेंट्स. उन्होंने उन रिक्वायरमेंट्स की गाइडलाइंस देव सेड कि हम एक सैम्पल पेपर भी रिलीज करेंगे. ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर स्टिल धीरे धीरे वो निकलेंगे. वो भी एग्जीक्यूशन वाली स्टेज तक नहीं आया. To an extent, yes. I think if I am not wrong, USDT was delisted from Binance and EU markets because वो MiCA compliant नहीं है. So it is being executed. See, it's European Union. जो भी European Union countries हैं, they don't have any other option. They have to listen to it. And उनके लिए एक अच्छा वो भी हो गया कि भाई किसी overlord ने हमारे लिए बना दिया जो बनाना है, अब हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो इट इज़ अ गुड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क. बट एज वी सीन जब उसका लास्ट फेज ही दिसंबर 2024 में रोल आउट हुआ है, तो उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे कुछ हमने देख लिए हैं. बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो EU मार्केट के अंदर छोटी छोटी कंट्रीज़ में, साइप्रस वगैरह में सेटअप करके उनको एंट्री मिल जाती है कि हाँ ठीक है, नाउ वी कैन टेक गो ओवर EU markets, the European Union. But then you also have कि जो आपके बड़े UK का अपना अलग system है, they don't follow MiCA. In spirit, I mean they do. Switzerland doesn't come under European Union. They have their own regulations, they have their own system. तो हर किसी का मतलब जो jurisdictional wise है उनका अपना आइडिया है, अलग सिस्टम है, जिनका बेसिस सबका सेम है कि भाई तुम प्रोटेक्शन दो, डिस्क्लेमर्स दो. एट द एंड ऑफ द डे सबका यही है, डिस्क्लेमर्स दो, एडेक्वेट प्रोटेक्शन मेंटेन करके रखो, एंड कस्टमर को सब समझ आना चाहिए, वो हाइप में आके ना आ जाए. तो उनका इम्प्लीकेशन सिस्टम और प्रोसेस. ओके, तो ये तो चलो बाहर का हो. लेट्स अंडरस्टैंड दी इंडिया का जहाँ तक अभी मैं अवेयर हूँ 30% टैक्स है, 1% TDS है, फिर PMLA के अंदर FIU के साथ दे हैव टू बी द रेगुलेटिंग एंटिटीज. उसके अलावा दैट राइट नाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन अगेन एंड अगेन सेइंग कि देयर शुड बी रेगुलेशन. What kind of regulation should be there around this virtual digital assets? I would say Vara is a good example. You need to have a comprehensive regulatory framework जो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से रेगुलेट कर रहा है. So you do not मतलब so it will be a separate regulatory body, not like RBI or SEBI or FIU. See, FIU is not a regulatory body. FIU is just I would say even if you create a separate regulatory body, तब भी क्रिप्टो ब्लॉकचेन मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है कि एग्जिस्टिंग रेगुलेटर्स को भी करना ही पड़ेगा. व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जैसे अभी आप इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस आपने टैक्सेशन मेंशन करा, आप एक FIU जो आपका PMLA के अंडर सेट गाइडलाइंस है, आपने उनको रिपोर्टिंग एंटिटीज़ बना दिया. अब आपने जो है वो एक सेम बर्डन, एक मतलब एक बहुत ही ब्रॉड टर्म को आपने बोल दिया कि भाई सबको जो ये कर रहा है, इससे रिलेटेड सबको ही जो कर रहा है उसको ये करना है. आपने इतना बड़ा बर्डन, एक ना ये साइज का बर्डन आपने क्रिएट कर दिया.
और वो छोटा सा प्लेयर है जिससे का कोई लेना देना नहीं है, मतलब जिसके पास ना पैसा है इस बर्डन के साथ कंप्लाई करने का, उसके ऊपर भी वही अप्लाई हो रहा है। और कोई जो इतना बड़ा प्लेयर है जिसके ऊपर इतना, मतलब जिसको करना चाहिए, वो भी इतने से में खुश हो रहा है। सो आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, ठीक है, आप बोलते हो कि भाई मेरे को NFT बनाने हैं, और आप अपने NFTs एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश करने लग जाते हो। आप 50 रुपए के, नॉट इवन $50, 50 रुपीज़ का NFT बेचते हो, ठीक है। ठीक है, मैं लीगैलिटीज से आपको, यू नो, आई कैन आर्ग्यू दैट यू आर एग्जाम्ड, बट मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है ना, मतलब आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द FIU ओके एडिशनल डायरेक्टर्स कि सर मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं 50 रुपए की चीज़ बेच रही हूँ, डू आई फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ PMLA? क्या मुझे भी अपने यूजर्स पे KYC करना पड़ेगा? दे सेड यस। अब आप ये सोचो कि आप अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, ऑनलाइन शॉपिंग में 50 रुपए की चीज़ के लिए आप अपने घर से निकलते हो, 50 रुपए की चीज़ के लिए क्या अपना आधार कार्ड दिखाओगे किसी को? आप बोलोगे छोड़ो यार, नहीं चाहिए मुझे। तो मैं छोटी सी प्लेयर हूँ, मेरे लिए कितना बड़ा बर्डन है कि मैं वो 50 रुपए की चीज़, यू नो, के लिए आई हैव टू कंप्लाई विद अ फुल KYC करो, मेरा तो कोई नहीं खरीदेगा। एज अपोज टू यू टेक अ बिग एक्सचेंज जो आपके करोड़ों रुपए जिसके पास आपके यूज़र के फंड्स, आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो, अपने एसेट्स रख सकते हो, अपने मनी रख सकते हो, आप अपने सारे डिवाइसेस में उसको इंस्टॉल करके बैठे हुए हो, जिसमें मतलब एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। बैंक्स, इफ़ यू फेमिलियर, बैंक्स को कितनी रेगुलेशंस होती हैं, उनको टेक्निकल रूल बुक्स मीट करनी होती है, दे हैव टू कीप यूज़र फंड सेपरेट फ्रॉम कंपनी फंड्स एंड ऑल दैट। इतना बड़ा एक कंपनी है जो आपके सारे यूजर फंड्स रखा, वो भी KYC करके अपना, हाँ भाई मेरा तो डन हो गया। तो वो इनकम्प्लीट तो है रेगुलेशन, करेक्ट। अब होपफुली कुछ नया रेगुलेशन भी आए ढंग से, बट इज RBI, और लीव RBI इवन, इज Indian regulators even prepared for it? Because are they even aware what exactly this technology is or how is it working? That is a very good question and I feel like कि मेरा जवाब ना बहुत controversial हो जाएगा यहाँ पे। We love controversy. So एक बार ना एक पैनल था, and this is like a good research मतलब based panel जहाँ पे and this is a proper fraud मतलब financial and cyber crimes के ऊपर इन्होंने किया था। You had some really आपके Delhi police के cyber crime से you had specialists, you had आपके IC4 से specialists there and everything. उनको centralized और decentralized exchange मतलब they were using the terms interchangeably. वो Binance को decentralized exchange कह रहे थे। तो I mean एक तरह से आपने एक पूरा, भाई आप, इट इज़ वेरी गुड कि आप पैनल कर रहे हो, आप लोगों को बुला रहे हो, आपने उसको स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए ओपन करा है। बट ऑन दी अदर हैंड जो आपके स्पेशलिस्ट हैं, जो मतलब 30 साल का एक्सपीरियंस लेके उधर बैठे हुए हैं और जो हेड कर रहे हैं ये सारी टीम्स को, उनको लगता है कि बाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। तो उनको कितना नॉलेज है ये समझने का कि एक्चुअल इशू क्या हो रहा है? बस यही, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो रीज़न कि 2022 के अंदर शायद से वो बिल भी आया पार्लियामेंट में, बट इट कुड नॉट बी पास। बट दैट बिल ऑल्सो, आई हैव गॉन थ्रू दैट बिल बहुत क्लोजली। इट लाइक इंडियन जो लॉ मेकर्स हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेगुलेशन। उनके लिए इट इज़ अ मोर ऑफ अ क्रिमिनल है कोई बंदा। अगर इफ़ आई एम डीलिंग विथ क्रिप्टो करेंसी एज ऑफ नाउ एंड फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 इथेरियम भी मिल गए, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। सो व्हाई इज दिस काइंड ऑफ टैबू इज देयर स्टिल अराउंड दैट दिस क्रिप्टो? सी इसके लिए तो आप ज़रा ये फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से पूछिए। बट फ्रॉम, हम भी यही क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। जहाँ तक मैं इसको एक बहुत ही रीज़नेबल तरीके में जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ, तो आई थिंक इट इज़ समवेयर और द अदर, ये जो मिनिस्ट्री है, RBI एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, आर नॉट वेरी ओपन टू क्रिप्टो करेंसी
क्योंकि आपने एक तो सबसे बड़ी गलती तो मुझे हमारी भी लगती है, ये हम क्रूसेड लेकर बैठे हुए हैं, हम जंग छेड़ के बैठे हुए हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी, भाई जो एक सॉवरेन अथॉरिटी है, सरकार है, जिसको अभी नहीं समझ आती है चीज़, और लाजमी है वो बेचारे 30 साल से, वो 50 70 60 साल के बेचारे बैठे हुए हैं, उनको हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी समझ लें। आप उनसे जब ये क्रिप्टो करेंसी उनके मुंह पे फेंकते जाओगे तो उनको तो लगेगा ना भाई तुम कुछ एनार्किस्ट हो, तुम मेरी रुपी को हटा के कुछ करना चाहते हो। बिकॉज बीच पे ये भी हुआ था ना स्टार्ट की, दे ब्रॉट अ सर्कुलर काइंड ऑफ कि यू कैन नॉट बाय और सेल एनीथिंग विद क्रिप्टो यूजिंग क्रिप्टो, बिकॉज देयर वाज वन रेस्टोरेंट इन दिल्ली इटसेल्फ जो इफ यू आर हैविंग अ क्रिप्टो इन योर वॉलेट आप उसके थ्रू पेमेंट करो। तो द गवर्नमेंट वॉज वेरी मच अगेंस्ट, दो ये अभी भी कई जगह चल रहा होगा, आई एम फॉर श्योर। बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस RBI एंड फाइनेंस का कि दे ऑल्सो ट्राई टू कम आउट विद CBDC. What exactly it is, and is it even near to crypto kind of a token, or what exactly are they trying to make? So I would say once again, I will not go in the technicalities. एक बहुत ही सिंपल तरीके से CBDC इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, CBDC एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। Okay. जब आप पेमेंट करते हो तो इंटरनेशनली आप स्विफ्ट नेटवर्क, आप बैंक टू बैंक जो भी ट्रांसफ़र करते हो, इट इज़ नॉट एज एफिशिएंट एज आर UPI. हमारा UPI, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स UPI एज अ रेवोल्यूशनरी पेमेंट सिस्टम। CBDC का आइडिया था कि भाई अगर आपने करेंसी अपने चाहे डॉलर या वॉटेवर है उसका एक टोकनाइज्ड वर्जन निकाला है, टोकन टाइप, नॉट अ क्रिप्टो करेंसी पे, क्रिप्टो को बट एक टोकन आपने निकाला तो वो एक इंस्टेंट रेमिटेंस कर सकते हो, आप उसका इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो एन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट द पेमेंट वाज कि भाई CBDC इज मेकिंग पेमेंट्स फ्लूइड, आप इंस्टेंटली ट्रांसफर कर पा रहे हो, ऑब्वियसली बहुत सारी अदर चीज़ें, बट दैट वाज द मेन आइडिया। इंडिया के अंदर आपके पास ऑलरेडी UPI है, तो एक CBDC का मतलब उन्होंने, एज आई सेड, वी आर वेरी ब्लॉकचेन फ्रेंडली। आप कौन सी और गवर्नमेंट है जिसने एक प्राइवेट एंटिटी के साथ बैठ के अपना पेमेंट्स, एंड दिस इज व्हाट द पेमेंट्स कॉर्पोरेशन हैज डन, अपना फ्रेमवर्क निकालना। तो वी आर वेरी ब्लॉकचेन फॉरवर्ड इन दैट वे। RBI हब है बैंगलोर के अंदर, वो रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस रन करते हैं फॉर ब्लॉकचेन बिजनेसेस। एपियरी है, it's an incubator, it's a government backed incubator, they are very pro blockchain. I know a lot of semi token मतलब businesses entirely blockchain based जो एपियरी के पार्ट हैं, so they're very friendly. CBDC was an attempt कि ठीक है हम उधर भी करते हैं, ERP and all that, अभी भी बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, it is still in semi pilot state, but that's the idea कि हमारे लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास UPI है। तो हाँ, काफी थोड़ा सा फेल होता हुआ, क्या मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं ERP ले रही हूँ तो हाँ ऐसा कोई पर्पस नहीं मीट कर रहा है। आई अंडरस्टैंड। लेट्स नाउ थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि there are lot of scams also which go in this crypto area. So अभी legally क्या क्या risk involved है while dealing in the Web3 industry? बहुत बड़ी लिस्ट है इस पर तो थोड़ा बहुत पूरी 3 घंटे की पिक्चर बन सकती है। See, when it comes to scams from a user perspective, आप रिटेलर हो, आपने सिर्फ स्पेस के बारे में सुना है, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट क्रेडिबिलिटी में थोड़ा सा मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैव कोलैप्स्ड, FTX हैज़ कोलैप्स्ड, WazirX almost collapsed. I would say चलो ठीक है, उनका तो हैक हुआ तो 1% वन कैन से भी उनका बिजनेस सॉलिड था, वो तो बेचारे सर्कमस्टांसेस के मारे क्या कर सकते हो आप। बट बैंक्स भी कोलैप्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े बैंक्स भी कोलैप्स हुए हैं, तो वो नहीं है। बट इस स्पेस में जो है ना, इट इज़ एक्चुअली नॉट जस्ट Web3, इट इज़ द फैक्ट कि अब इतने ज़्यादा बिजनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना ज़्यादा ग्लोबल हैं, एंटिटी कहीं है, बिजनेस कहीं बेस्ड है, ऑपरेट वो ऑल ओवर द ग्लोब कर रहा है। तो आप आज बैठ के अगर उस बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, आपको नहीं पता कि वो कल को कहाँ भाग जाए। Correct. आप उसको कैसे अकाउंटेबल रखोगे, दैट इज नंबर 1। Correct. एक लेजिटिमेट स्कैम, मतलब अज्यूमिंग कि आप सबको जानते हो स्पेस के बारे में, यू आर अ
well educated, you've done your research and you're entering into the space, तब भी even if you're not investing या trading, आप काम ही कर रहे हो यार किसी business के लिए, वो कल को कहाँ गायब हो जाए because you know उसका presence ऐसा है वैसा है, that is one of the biggest things. Second thing is कि जैसे इसको जो है ना वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की तरह अब वो आ गया भाई, आपके पेनी स्टॉक्स तो रहने हैं, स्टॉक मार्केट तो सैचुरेट हो गई, आपको एफडी से 6-7% रिटर्न मिल रही है, तो एक ये रैग्स टू रिचेस वाली कहानी जो है ना, ये क्रिप्टो के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट है. इट्स हाँ, मतलब आई हैव सीन कि आई हैड फ्यू ट्रेडर्स, मेरे वेरी क्लोज फ्रेंड्स सीए ट्रेडर्स, दे वर टू मच इनटू स्टॉक मार्केट, मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, लॉसेस एवरी टाइम, मतलब जो भी हो रहा था, एंड आई यूज्ड टू डू ट्रेड्स ओनली इन क्रिप्टो. लाइक यार मुझे स्टॉक मार्केट नहीं समझ आती है, मुझे क्रिप्टो समझ आता है क्योंकि मैं प्रोजेक्ट्स को जानता हूँ क्या है क्या नहीं चल रहा है. आई एम नॉट कि ऐसे ही मैं कुछ भी डॉज कॉइन के ऊपर पैसा डालता जा रहा हूँ. सो बट नाउ इन लास्ट 6 to 7 months, especially after Trump becoming the president, so now they have shifted their focus from our Indian stock market to the global crypto market. They have started coming there, they have started understanding the charts, though they still say me कि सिमर यार ये तो चार्ट पे काम करता ही नहीं है. मैं कहा करेक्ट, दिस इज कम्प्लीटली कि अगर उस प्रोजेक्ट का कुछ एडवांस हो रहा है, वरना तो ह्यूमन इमोशन जो ग्रुप मतलब जैसे जो चलता रहता है, पम्प डम्प ये सब होता है, आप बना लिए तो बना लिए. देयरफॉर आई थिंक द रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड, कुछ कंप्लायंसेस हो. सी द फनी थिंग इज कि Web3 का जो बेसिक प्रिंसिपल आइडिया जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, दैट वाज वेरी की सेल्फ गवर्नेंस, हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन. आई वाज कमिंग वही. तो आप जहाँ पर रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो चीज तो डिस्ट्रॉय हो गई. और प्लस हाँ, दैट इज आल्सो द रीजन कि व्हेन इंडिया स्टार्टेड टू ब्रिंग इन सम रेगुलेशन, तो काफी सारे इंडियन एक्सचेंजेस ने अपने ऑफिसेज बाहर शिफ्ट कर लिए थे. तो दैट इज दैट ओनली द रीजन, क्योंकि जब आप more on this. There were other reasons as well. Okay. Because I was involved in some, तो मैं ऐसे I don't know कितना openly कह पाऊंगी. But ठीक है, मतलब the idea is कि एक तो see अगर आप regulations introduce कर दोगे तो आपका quick get rich वाला स्कीम तो खत्म हो जाएगा. The reason why आप स्टॉक मार्केट में उतना बड़ा रिटर्न नहीं, सी इफ इट्स टू बिग टू गुड टू बी ट्रू, देन इट इज टू गुड टू बी ट्रू. इतना बड़ा रिटर्न तभी आ रहा है जब कुछ ना कुछ तो पीछे से गड़बड़ हो रही है. कोई लेजिटिमेटली रन स्टॉक के अंदर सडनली आज आपने उसको 10 रुपए का स्टॉक कल 10,000 का नहीं हो सकता. लेकिन क्रिप्टो के अंदर ऐसा हुआ है, लॉन्च $1 का लॉन्च जो है वो 10 मिनट के अंदर $10,000 का हो जाएगा. बिल्कुल होता है. It is very chaotic, very 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 chaotic, and the reason why it's working is because it's chaotic. जहाँ पर आप इस chaos को suppress कर दोगे, जहाँ पे आप कह दोगे नहीं यार 24 hour trading नहीं हो सकती, you know वही आपका 9 to 5 ही trading होगी. But then the whole purpose, it beats the whole purpose of the decentralized thing, because there are no borders, because वही चीज़ है. Exactly, that is true. So अब मुझे एक चीज़ थोड़ा सा बस लास्ट 1-2 चीज़ें आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड. पहला कि एक कंज्यूमर जो किसी एक्सचेंज पे है या कुछ है, उसके पास क्या कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म है भी या नहीं है इफ ही और शी इज डीलिंग विद दिस क्रिप्टो स्कैम्स ये, क्योंकि साइबर पुलिस पे भी जाता है, वो अटका ही रह जाता है. It nothing. But is there any redressal as a lawyer, like you are practicing, you are suggesting all the giving counseling consultancy, sorry. See, it really depends on, मतलब it depends तो lawyers का favorite place है वैसे भी. But it depends on very specific circumstances कि आपके साथ कैसा scam हुआ है, आपके पैसे कहाँ गए हैं, उनको कितना, मतलब जैसा मैंने कहा कि इतना बॉर्डरलेस है ये सिस्टम. और आप रेगुलेशंस लाना भी चाहो, 2 कंट्रीज मर्डर की डेफिनेशन पे तो अग्री कर नहीं सकती. आप क्रिप्टो रिलेटेड रेगुलेशंस के ऊपर उनको कैसे अग्री कराओगे? आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ सिर्फ स्कैम ही, सिंपल हैक भी हो रहे हैं, स्कैम भी हो रहे हैं. अब उन्होंने अपने आपके एसेट्स ही ऑफ चेन ले लिए, एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में ले लिए. आप रिकवरी कैसे ही करोगे? इवन इफ यू नो, आप ट्रैक तो कर सकते हो बिकॉज ब्लॉकचेन पब्लिकली जाने. वजीरेक्स का जब हैक हुआ था तो पीपल वर लाइव ट्वीटिंग कि ये एसेट्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अब यहाँ जा रहे हैं. चार्ट के इट डज. बट
चलो आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि भाई इधर पड़े हुए हैं, फलानी कंट्री के इसके अंदर यहाँ पे यहाँ पड़े हुए हैं, इतना वो मतलब हाउ आर यू गोइंग टू होल्ड दोज पीपल अकाउंटेबल, हाउ आर यू गोइंग टू होल्ड दीज हैकर्स, दीज पीपल, दीज स्कैमस्टर्स Like, अकाउंट? do you think इसी की वजह से rather than just India, that the whole world should have as of now a plain one regulation kind of a system where then only actually these crimes can be avoided, pump dump can be avoided. Is it possible? Do you think is it even possible? मतलब जिस दिन सूरज पश्चिम से निकल जाएगा उस दिन जरूर। really hope. मर्डर क्या डेफिनेशन, मतलब मर्डर तो कितना सिंपल चीज है यार, तुमने किसी को मार दिया मर्डर हो गया। No, it is But that quite is- complicated as Exactly. That is something to people can't agree on. तो एक वन बॉडी जो अभी आपको ये नहीं पता, बताओ वर्ल्ड में कंट्रीज कितनी है, हाँ, you can't agree on that number. Correct. How are you going to get them all to come together and build one. build one regulatory? So I think if the person is already involved in Web3, he should, reap the benefits till the time it's possible. Yes, that is true. And always do your own research. That disclaimer we'll put for sure. So, क्या इंडियन लॉ स्कूल्स के अंदर ये करिकुलम में आना चाहिए Web3, ब्लॉकचेन, ऑल ऑफ दिस डिजिटल एसेट लॉ? हर करिकुलम के अंदर एक नई जो भी इनोवेशन हो रही है वो आनी चाहिए। अदरवाइज नॉट जस्ट लॉ, तो आप लॉयर्स की बात कर रहे हो, टेक्निकल टेक स्कूल्स एंड लाइक टेक कॉलेजेस में कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाए जाते। सो यू नीड दिस इन, चलो लॉयर तो आई एम वेरी हैप्पी मैं हूँ, I'm a decently capable lawyer. I know very good techies. I know very few financiers जो एसेट मार्केट समझते हैं, जो इतना अच्छा फ्लो समझते हैं। तो फाइनेंसेस में भी ये पढ़ानी चाहिए, बिजनेस स्कूल्स में पढ़ानी It's like it should be. It's a new thing. It should be taught everywhere. It's not just stuck to lawyers. जब आप सिखाओगे तभी तो वो बंदा नए आइडियाज लेके आएगा और इनोवेट करेगा। So nowadays, for example, I am also trying to, build my niche around Web3 law, and you are already an expert into that field in the legal domain. So what kind of mindset or requirement should be there before entering this field as a lawyer? मत करो enter as in anything. And I say that with a lot of love for this industry. I am very passionate about this industry, and I would say कि ये सबके बस की बात नहीं है। जिस हिसाब No, understanding that only कि मतलब if you are doing it, so मतलब कैसा mindset चाहिए? What kind of training is required to do all of this? a very मतलब this is a word that is used to death, and I personally don't like this word, लेकिन you need a very big hustle culture. मतलब यहाँ पे ना आपका कोई बॉस नहीं बैठा जो आपको सिखाएगा कि भाई ऐसा करो वैसा करो। यहाँ पे एक छोटे से छोटा, चाहे मैं एज अ लॉयर हूँ, चाहे आप कोई सेल्स में हो, चाहे कोई 1000 लोगों की कंपनी में भी काम करो, एवरीबडी इज एन एंटरप्रेन्योर जो कॉन्स्टेंटली बस यू हैव टू कीप कि करते रहो, नए आइडियाज़ लेते रहो, आते रहो। एंड स्पेशली एज अ लॉयर आप आज जो सोच रहे हो वो कल बदल जाएगा। एंड यू हैव टू हैव अ ह्यूज फोरसाइट कि भाई ब्रॉडली यहाँ मतलब चल रहा है, दिस इज़ व्हाट रेगुलेशंस हैव टू बी। सो पीएमएलए से पहले ऐसा नहीं था कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स केवाईसी नहीं करते थे, केवाईसी हर कोई करता था। देयर वाज वो नहीं, व्हाई? बिकॉज द लीगल टीम्स, बिकॉज वी वर लाइक कि नहीं यार देखो आज नहीं तो कल यही होगा। दिस इज वेरी Foresightedness. यू हैव टू हैव दैट ना। ऐसा नहीं है कि एक्सचेंजेस जो है वो अपना सारा यूजर फंड्स मिक्स करके घुमा रहे हैं इधर उधर जस्ट बिकॉज नो रेगुलेशन। सो दैट इज देयर, सो यू नीड टू हैव दैट कांस्टेंट। एंड द अदर थिंग इज देयर इज नो सिक्योरिटी हियर, देयर इज नो कि भाई आपको हो गया, आप आ गए हो तो सब चलता है, अब आपकी ट्रेजेक्टरी ऐसे ही जाएगी। Every day is a risk, every day is a new thing, and if you're not constantly on your toes, so you will fall. Sure, understood. Last two questions, that quick two questions, and then we'll I will wrap do up my this best to be quick. podcast. Yeah, just last two things. If you get if you get a chance to have one regulation as of now around the crypto tokens, what it will be? Oh, very tough question.
जस्ट क्रिप्टो टोकन. या क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर अगर अभी हम इंडिया के अंदर एक रेगुलेशन बना पाए, व्हाट इट शुड बी? प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू हेट मी फॉर इट, बट जिस हिसाब से आप जब IPO करते हो तो यू कांट जस्ट डू एन IPO कुछ भी करके. यू नीड टू हैव प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस एंड यू नीड टू हैव अ प्रॉपर सेटअप. आई फील लाइक अगर वो हो जाएगा ना, अभी तो बिना लीगल ICO जो होते हैं अभी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, उससे पहले यू वांट की प्रॉपर, आई वांट कि प्रॉपर एक कंपनी फॉर्म टू लीगल एंटिटी होनी चाहिए. एवरी एक्सचेंज शुड बी रिस्पॉन्सिबल. जैसे IPO की वैल्यूएशंस होती हैं, यू हैव एक्सपर्ट्स सिटिंग so देयर. a due diligence before that. Last question, if as of now, if I am building a Web3 project, let's for example a crypto exchange only, will you suggest me to do my registration here in Delhi or in Dubai? Oh, Delhi. I'm bullish on Indian markets. Yes, absolutely. Interesting. ठीक है. Okay, thank you so much, Subha, for your time. It was really an insightful and very eye-opening for me, and because I to first of all love this field, so I am to learning a lot daily. Thank you so much. Any last message for our audience? Do your own research, please. Scams में मत पड़ो. Enter into this field if you are very fond of it, even as a trader, as a whatever. And there's a very important saying, सिर्फ उतना लगाओ जितना गवा सकते हो. That's what my father says. What, yeah. Thank you so much. It was very interesting episode. I really loved it. Like being a student and a lawyer who is actively around crypto world, I really am glad that we could get some time out of Subha's tough schedule. Thank you so much, Subha, for that. Now, in this episode today, we got to understand that that India is a very blockchain friendly country. Even though the regulations might not be clear, but the state government, the central government is actively evolving and using these kind of products. Even in the legal side as well, the regulations are almost there. It will be soon be coming out. Also, we also got to understand the blockchain, the CBDC, the role of the RBI. What exactly is Web3 different with Web2? So I hope you enjoyed the episode. And if you did, please don't forget to like, share and subscribe. Stay tuned. Thank you.